देखिए, अगर हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डाइजेशन क्या होता है। आप देख चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि किस तरीके से जो कई मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है या फिर अगर आप बात करें लिपिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे डाइजेशन में कि किस तरीके से वो चीज़ें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, किस तरीके से डाइजेशन क्या होता है कि जैसे आपने भोजन के अंदर सेल्यूलोज लिया या फिर कोई और फूड पार्टिकल लिया, तो जाने के बाद सिंपल फॉर्म्स के अंदर टूटता है। अगर आपने प्रोटीन ले लिया तो प्रोटीन आपको पता है कि ये बना होता है उसका अमीनो एसिड्स का, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो वहाँ पर अगर प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाएंगे फिर उनका जो एब्जॉर्प्शन है ये सारा का सारा जो है डाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है एक्चुअल में आपका ये चैप्टर। तो इसमें जो आपकी बुक के हिसाब से मैं चलूँगा उसमें दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पहले दिया हुआ है, फिर डाइजेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। तो आज हम केवल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम दो पार्ट के अंदर पढ़ सकते हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि मैं एलिमेंट्री कैनाल को ढंग से आपको पूरा करवा दूं। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल ये मान सकते हैं, इसको हिंदी में आहार नाल कहते हैं। पूरा एक नलिका की तरह होता है, ये आपकी बुक में यही डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप गौर करोगे तो यहाँ से शुरू होता है माउथ से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है ये एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो माउथ से एनस तक का जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पूरे हमारे भोजन के पाचन से संबंधित सारे काम होते हैं। तो इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो ओरल कैविटी है, अगर हम इसकी बात करें ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी में आप देख पा रहे हैं कि माउथ है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो उसमें जो आपकी बुक में जो दिया हुआ है ओरल कैविटी में सबसे पहले हम दांतों के बारे में बात करते हैं, हमारे मुख की स्ट्रक्चर कैसी है वो हम बात करते हैं। ये देखा जाए अभी आपके सामने है, ये जो है ये हमारे जबड़े की संरचना है, ऊपर वाले जबड़े को आप मान लीजिए। इसमें देखिए ये दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके कुछ नाम है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। इनके कुछ इस तरीके के नाम हैं इनमें, और इसी के हिसाब से एक डेंटल फॉर्मूला दिया होता है। आपको पता होगा कि हमारे मुख के अंदर कितने दांत होते हैं, 32, 32, 32 ही कहा जाता है उसको। तो अगर आप ऊपरी जबड़े की बात करें, देखिए दो, एक ऊपर का जबड़ा है ये और ये नीचे का। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इधर 8 दांत है, इधर 8 दांत है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8। तो ये कितने हो गए टोटल, 32 दांत। तो इसमें जो डेंटल फॉर्मूला है वो ऐसे लिखा जाता है, 21-23/21-23। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म करने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये पहला ग्रुप है, ये फिर दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा है। देखिए पहला जो ग्रुप है ये देखिए ये ऊपरी जबड़े के दांतों को बताता है।
थोड़ा तो ध्यान दीजिए आप। ये जो ग्रुप है, ये ऊपरी जबड़े के दांत को बताता है और ये निचले जबड़े के दांतों को बताता है। तो ये ऐसे आता है, देखिए इसको ऐसे याद रखें, आई टी पी एम और एम। पहला जो ग्रुप है वो इंसीजर्स को बताता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे मुख के अंदर इंसीजर जो है वो दो हैं, मतलब एक आधे जबड़े के अंदर जो है वो दो इंसीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा जो ग्रुप बताता है वो कैनाइन्स के बारे में बताता है। ये कैनाइन दांत हैं, ये बिल्कुल तीखे से आपको दिखते हैं, बिल्कुल शेर की तरह जो दांत होते हैं। तो ये जो है इसका मतलब हमारे एक जबड़े के अंदर आधे हिस्से के अंदर केवल एक कैनाइन दांत है, ठीक है। ये कैनाइन है, ठीक है। अब जो तीसरा ग्रुप है वो प्री मोलर को बताता है। प्री मोलर ये है, प्री मोलर हमारे मुख के अंदर कितने हैं? टोटल तो प्री मोलर आपको मिलेंगे 8 मिलेंगे, लेकिन अगर हम आधे जबड़े की बात करें तो वहां पर 2 प्री मोलर है, ठीक है। उसके बाद मोलर्स, जिसको आप जाड़ बोलते हो लास्ट में, तो ये जो है, ये लास्ट जो ग्रुप है ये मोलर्स को बताता है। तो एक तरीके से आपको ये याद रखना है, 21 23 बटे 21 23, यानी ऊपर के आधे जबड़े का ये है, दूसरे का ये है। तो कई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए मनुष्य में तो ये सिमिलरिटी पाई जाती है ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, बाकी कई एनिमल्स के अंदर ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि पहला ग्रुप इंसीजर को बताता है, दूसरा जो है वो कैनाइन को बताता है, तीसरा ग्रुप जो है वो प्री मोलर को बताता है और चौथा ग्रुप जो है वो मोलर को बताता है। तो इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला है। अब दांतों के बारे में कुछ चीजें और भी हम जानेंगे जो आपकी बुक के बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पोर्शन के अंदर दिया हुआ है। इसमें देखिए कुछ ये टर्म्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, थिकोडोंट एंड डाइफायोडोंट। ये दो टर्म्स दिए हुए हैं दांतों के बारे में। थिकोडोंट का मतलब ये है कि जो हमारे दांत हैं ये इस तरीके से, अगर हमारे दांत को देखें तो ये क्या है, जबड़े के अंदर हड्डी के अंदर इस तरीके से फिक्स होते हैं, यानी एक गुहा के अंदर ये फिक्स होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। और डाइफायोडोंट क्या है, आपको पता है हमारे अंदर दांत जो हैं वो दो बार आते हैं। एक तो पहली बार जो दांत आते हैं जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं पहला, और दूसरा जो है उनके टूटने के बाद जो दूसरे दांत आते हैं, दूसरा सेट आता है। इसीलिए हमें डाइफायोडोंट बोला जाता है कि हमारे अंदर दो बार दांत आते हैं, दूसरे जो है वो परमानेंट टीथ होते हैं, ये टूटने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो आप दोनों जो टर्म्स है उनका समझ गए होंगे। देखिए अब बक्कल कैविटी से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, दो जबड़े होते हैं, ठीक है। उसमें जो डेंटल फॉर्मूला है वो 21 23 बटे 21 23, ये डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। और टोटल जो है वो 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आधे जबड़े का बताते हैं और ये दूसरा आधे का बताते हैं। ये अभी आपके सामने जो डायग्राम मैंने दिखाया था उसमें ये सब स्पष्ट था। थिकोडोंट का मतलब ये एक कैविटी के अंदर लगे होते हैं, हड्डी के अंदर फिक्स होते हैं। और डाइफायोडोंट का मतलब दो बार दांत आते हैं। और अगर आप दांत के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दांतों की उसको इनामल बोलते हैं और काफी हार्ड लेयर ये होती है, ठीक है। तो एक चीज इसके साथ ही जुड़ी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या है, अगर हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारा फूड जो है वो कुछ जमा रह जाता है। और बैक्टीरिया जो है जब उस पर एक्ट करते हैं तो वहाँ एसिड बनता है और वो एसिड बनने के कारण हमारे दांतों का जो है वो इनेमल है वो डैमेज होने लगता है। और फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होकर के ये दांत हमारे जो है खराब होने लगते हैं। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और अंदर तक ये पहुंच जाता है, उसके बाद ये दांत गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, इसीलिए दांतों की प्रॉपर सफाई जरूरी है। अब दूसरी बात हम कर रहे थे, बक्कल कैविटी के अंदर क्या है,
इसके अलावा टंग होती है, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो क्या करता है, टंग जो है भोजन को प्रॉपर वे में ले जाने का काम करती है, जीभ जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद उस वो साथ में क्या है, हमारी जो लार होती है, लार उसके साथ मिक्स करते हैं। लार के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज, और अमाइलेज का क्या काम है, वो स्टार्च आपको पता है, स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और इसी कारण जो है, हम थोड़ी देर तक अगर स्टार्च को अपने मुख में रखते हैं, यानी रोटी को अगर हम थोड़ी देर तक मुख में रखते हैं, तो हमें मीठी लगने लगती है, क्योंकि स्टार्च का चेंज हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो एक तरीके से डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब मुख के बारे में था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मुख के अंदर क्या है, ये सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी होती हैं, जो कि लार का प्रोडक्शन करती हैं, पैरोटिड ग्लैंड भी करती हैं। तो ये अब इसको हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ये मेन डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। मेन डायग्राम है ये, क्योंकि अगर इसको आप ढंग से नहीं पढ़ पाए तो ये मानिए कि आपका फिर ये अधूरा ही है सिस्टम सारा का सारा। तो एक बार पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि माउथ से शुरू होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और एनस तक पहुंचती है। ठीक है, जो एंट्री पॉइंट है वो माउथ है और एग्जिट पॉइंट है वो एनस है। अब यहाँ देखिए, मुख को हम काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो ऑर्गन आता है वो आता है ईसोफेगस, जिसको ग्रसनी बोलता है। ठीक है, ईसोफेगस आ गया, और ईसोफेगस देखिए यहां से चल के आगे पहुंच जाता है स्टमक में। ये स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक एक काफी बड़ा गुब्बारे की तरह का ऑर्गन है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अगर स्टमक को हम गौर से देखें, ज्यादा डिटेल में देखें, तो जरा देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसोफेगस यहाँ जुड़ी हुई है। स्टमक का वह भाग जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है वो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। वो कहलाता है फंडस। ठीक है, और ये वाला पार्ट कहलाता है कार्डियक, और ये वाला पार्ट कहलाता है बॉडी। ये बॉडी कहलाता है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरिक। ठीक है, और ये जो मुड़ा हुआ भाग है आगे का वो कहलाता है ड्यूडिनम। ठीक है, तो आप देखें फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक, ये डायग्राम भी आपकी बुक के अंदर बना हुआ है। चलिए इसे मेन डायग्राम में देखते हैं। इसी को ही हमने डिटेल से वहां देखा था, इस पार्ट को, इस पार्ट को हमने डिटेल से देखा था पीछे। ठीक है, हमारा जो भोजन है ईसोफेगस के बाद किस में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है स्टमक में आ जाता है, और स्टमक के बाद जाता है ये यहाँ ड्यूडिनम में। ये ड्यूडिनम है, ये वाला, ये पोर्शन ड्यूडिनम है। जो स्टमक के बाद जो यू शेप में मुड़ा हुआ भाग होता है वो ड्यूडिनम है। अच्छा, यहां से आप ये मानिए कि स्टमक के तुरंत बाद ही छोटी आंत शुरू हो जाती है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और छोटी आंत के तीन भाग हैं, पहला ड्यूडिनम, ठीक है, दूसरा जेजेनम, और तीसरा इलियम। इसको याद रखिएगा, ड्यूडिनम, जेजेनम एंड इलियम। ये आपका कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें आप कह सकते हैं कि ड्यूडिनम, जेजेनम एंड इलियम। ये स्टमक से नीचे की तरफ है, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे तो आप एलिलियम, ये इलियम, जेजेनम एंड ड्यूडिनम होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए। अब देखिए ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये देखिए ड्यूडिनम में क्या होता है, यहाँ पर ये पेनक्रियास है।
पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है, ये अग्नाशय। और इधर ये यहाँ से आती है एक डक्ट और आती है, हिपैटिक डक्ट। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, वो ड्यूडिनम में ही खुलती है, यहाँ पर बाइल जूस वगैरह यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बाकी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए जरा, अब ड्यूडिनम के बाद जेजेनम पार्ट है। देखिए ये जेजेनम आ गया है, काफी मुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोइल्ड है ये। और जेजेनम के बाद क्या, कौन सा पार्ट आता है, इलियम। इसका जो लास्ट पार्ट है वो इलियम, ये इलियम यहाँ तक है। देखिए जरा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इलियम जो है यहाँ तक है। अब यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद ये जुड़ता है बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए जरा, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप बात करें तो यहाँ ये, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है, उसको सीकम बोलते हैं। जहां ये जुड़ते हैं उसी जगह पे एक आउटग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, काफी बड़ी आउटग्रोथ है वो, जिसको आप देख पाते हैं, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये वाली आउटग्रोथ। ठीक है, जिसको कई बार पेट में दर्द होता है, डॉक्टर कहता है अपेंडिक्स है, तो इसी पार्ट में सूजन आ जाती है, इसको काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसका वैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज के डाइजेशन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सीकम है। सीकम के बाद देखिए, अब देखिए यहाँ ये आंत ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, असेंडिंग कोलोन बोल दिया। और यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रांसवर्स है, हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोल दिया। और अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डिसेंडिंग कोलोन बोल दिया। तो ये आपको स्पष्ट होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। वह पार्ट जो छोटी आंत के साथ जुड़ता है वो है सीकम। सीकम के बाद असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन के बाद ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन के बाद डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद आता है रेक्टम। ये वाला पार्ट है रेक्टम, जिसको मलाशय बोलते हैं। और ये एनस, जिसको गुदा द्वार बोलते हैं, जहां से बाहर जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक तरीके से स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, माउथ से शुरू होता है, माउथ के बाद इसोफेगस है। इसोफेगस जो है स्टमक में खुलती है। स्टमक के कुछ मैंने पार्ट बताए थे, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, और ये कुछ पार्ट बताए थे, ये आपको ध्यान होंगे। इसके बाद आता है ड्यूडिनम, यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, ड्यूडिनम, फिर जेजेनम एंड इलियम। इलियम किसके साथ जुड़ता है, सीकम पार्ट के साथ जुड़ता है, बड़ी आंत के सीकम पार्ट के साथ जुड़ता है। सीकम के बाद जो है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और बाद में फिर रेक्टम एंड एनस। ये इस तरीके से ये पूरे पार्ट्स हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। तो इसमें ना इनके सीक्वेंस को आप जरूर याद रखें, नोट कर लें अच्छे तरीके से इनको। तो ये सारे के सारे पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। अभी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ बिल्कुल, फंडस, कार्डिएक एंड
जो है ये कई पोर्शन है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान करें तो ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक लगभग उसका जो आउटलाइन है वो एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफरेंस आता है, अभी उसका भी जिक्र हम करेंगे। अगर हम देखें कि ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है और कहाँ जुड़ी हुई है, ये स्टमक में जुड़ी हुई है। हम इसका यहाँ से सेक्शन काट के देखते हैं तो आपको ऐसा दिखता है, ये एक पाइप की तरह होता है, बीच का हिस्सा जो है वो ल्यूमन है। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिटेल से देख रहे हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो आप चाहे इसकी स्ट्रक्चर देख लें, चाहे आप स्टमक को सेक्शन काट के देख लें, और स्टमक के बाद जो है ये जो छोटी आंत है, चाहे आप इसका सेक्शन काट के देख लें, छोटी आंत के बाद जो बड़ी आंत आती है चाहे आप उसका सेक्शन काट के देख लें, तो सब के अंदर जो ये जो लेयर्स हैं वो लगभग ऐसी ही होती हैं। उनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सबसे बाहर की जो लेयर है वो कहलाती है सीरोसा, जो कि एपिथेलियम ही होती है। उसके बाद आती है मस्कुलर लेयर, ठीक है। मस्कुलर लेयर में दो है, एक तो आउटर है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। अगर देखिए हम बात करें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर की जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनली यहाँ अगर मसल्स हैं तो देखिए वो ऊपर की तरफ तो आपको डॉट की तरह ही दिखाई देंगी अगर ये कटेंगी सेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर ये डॉट्स बनाए गए हैं इसके अंदर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। उसके बाद जो आती है इनर जो है वो सर्कुलर मसल्स आती हैं, यानी इस तरीके से सर्कुलर होती हैं, तो इसीलिए इनको ऐसे बनाया गया है। ये सर्कुलर मसल है, ये मस्कुलर पार्ट है। मस्कुलर पार्ट के बाद आता है सब म्यूकोसा और फिर आता है म्यूकोसा लास्ट जो है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बाहर से अंदर की तरफ का क्या सीक्वेंस है और अंदर से बाहर की तरफ का क्या सीक्वेंस है। बाहर से अंदर की तरफ सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ल्यूमन क्या है, खाली पार्ट है जिसके अंदर भोजन चलता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है। तो ये पार्ट है इसके मेन। अब इसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे उनमें डिफरेंस मिलता है आपको। अब देखिए अगर हम बात करें, आपकी किताब में जो डायग्राम दिया गया है वो सिर्फ यही डायग्राम दिया गया है, ये भी मैं समझाऊंगा। और लेकिन मैं बात करूंगा पहले स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल ऐसा ही उसमें है। ये जरा देखिए, ये स्टमक की स्ट्रक्चर है। एक तरफ हमने स्टमक बनाया हुआ है ये, और इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी जो वाल की स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए सबसे पहली बार वाली लेयर कौन सी है, सीरोसा, फिर मस्कुलर लेयर है, फिर सब म्यूकोसा है और फिर म्यूकोसा है। अब इसके कुछ सब पार्ट्स आ गए हैं। देखिए मस्कुलर के अंदर देखिए लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, सर्कुलर लेयर, और यहाँ एक और लेयर भी आ गई ओब्लिक लेयर, जो किसी किसी जो पोर्शन होता है उसमें होती है। ये जरूरी नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स के अंदर ये हो। अब यहाँ जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसकी सरफेस एपिथेलियम है, आपको छेद की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये सरफेस एपिथेलियम है। यहाँ पर कई सारी सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, गोबलेट सेल्स तो क्या करती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, और ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो ये प्रोड्यूस करती हैं, HCl प्रोड्यूस करती है। तो ये स्ट्रक्चर है स्टमक की वॉल की। यहाँ देखिए आपको ये सिरोसा के अंदर भी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, सब म्यूकोसा के अंदर दिख रहे हैं, सब म्यूकोसा के अंदर ये ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लें, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो केवल थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है म्यूकोसा, इसको ज्यादा डिटेल से बताया हुआ है। वो भी जो है वो छोटी आंत का जो म्यूकोसा है
के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है, इनको विल्लाई बोलते हैं। विल्लाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो का जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, विल्लाई में देखिए इस तरीके से कैपिलरीज एक दूसरे से अटैच्ड हैं और लैक्टील भी है। ये क्या करती हैं, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उस टाइम अमीनो एसिड्स, शुगर को, इनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, इसीलिए इनके जो सरफेस एरिया जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो लैक्टील है, ये लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, ये आप ध्यान रखें। और ये जो है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ये मतलब एक तरीके से अंदर की तरफ चली जाती है, एक तरीके से कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है यहाँ पर। तो ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहलाते हैं। और ये खास तौर से स्टमक के अंदर जो है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है। तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले माउथ है, फिर इसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्टमक के बाद ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के बाद आता है जेजेनम, जेजेनम के बाद आता है इलियम, इलियम के बाद बड़ी आंत शुरू हो गई जिसको हम सीकम से शुरू करते हैं। ठीक है। फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड एनस, इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो इनके पार्ट्स को आप अच्छी तरीके से, इस डायग्राम को आप बना लें। अब डायग्राम को, इसको बनाने का एक तरीका बताता हूँ आपको, ताकि आप जो है इसके पार्ट्स को अच्छी तरीके से याद कर सकें। ये आपने बना दी ईसोफेगस। ठीक है। ईसोफेगस के बाद कौन सा पार्ट है? स्टमक है। ये स्टमक आ गया। स्टमक के बाद ये मुड़ा हुआ कौन सा पार्ट था? ये ड्यूडिनम आ गया। ड्यूडिनम के बाद कौन सा आ गया? जेजेनम। ठीक है। मैं इसको सिर्फ हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ, रियल में तो जो डायग्राम पहले बनाया वही है। जेजेनम के बाद कौन सा आ गया? ईलियम। ठीक है। ये देखिए, जेजेनम के बाद कौन सा है? ईलियम। और ईलियम के बाद कौन सी पार्ट शुरू हो गया? बड़ी आंत शुरू हो गई, जो कि थोड़ी सी मोटी है साइज में। ठीक है। यहाँ अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म हो गया और ये बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत में सबसे पहले सीकम है, फिर असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन है, फिर क्या आ गया? रेक्टम आ गया। रेक्टम के बाद क्या आ गया? एनस आ गया। तो इस तरीके से देखिए, इसोफेगस आ गई, बांट देता हूँ। इसोफेगस आ गई, स्टमक आ गया, ड्यूडिनम आ गया, जेजेनम, इलियम, और ये वाला जो पार्ट है सीकम शुरू हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, डिसेंडिंग कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया और एनस हो गया। तो आप इस तरीके से बनाइए। और उसके अंदर क्या है, हम जब इसका प्रोसेस देखेंगे डाइजेशन का, तो उसमें आपको और भी समझ में आएगा कि आप यहाँ किस पार्ट में कैसा जो है वो डाइजेशन हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, यानी ये वाला डायग्राम मैं आपको बता रहा था, तो मोर और लेस सभी पार्ट की इसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक लगभग ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। उसमें अलग अलग पार्ट के कार्य के अनुसार जो है वो उसमें हल्का फुल्का चेंज होता है उसके अंदर। तो ये थोड़ा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, खास तौर से स्टमक की स्ट्रक्चर को और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर को हम देख चुके हैं। इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, यहाँ मेन डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ स्टोरेज होता है, और ये बाहर त्यागने के लिए एनस होता है। ठीक है। और ये सिर्फ एक ट्रांसफर करने के लिए पाइप है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर है। और अगर आप इनको, इनकी डिटेल्स को देखोगे, तो लगभग मोर और लेस वही मिलेगी। सिरोसा, मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, तो ये सब आपको मिलेगा सेम ही ऑलमोस्ट। तो जैसे इसमें विलाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था, जो लंबा पार्ट है वो है छोटी आंत, जो कि लगभग 20 से 24 फीट तक होता है। और ये
5 से 6 फीट तक जो बड़ी आंत है, ये इसको बड़ी आंत को छोटा होने के बावजूद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है मेनली। ठीक है, छोटी आंत क्या है, पतली है, इसलिए इसको छोटी आंत बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बलविंदर, सर पूरा समझ में आ गया? सर स्टोमक के कितने पार्ट होता है आरडीए के? आप स्टमक के पार्ट जो है आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप वो मान सकते हैं। मैंने एक बॉडी वाला एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो आप ये देखिए, जो पहला है वो फंडिक है, और दूसरा जो है वो कार्डियक कार्डियक और तीसरा जो है वो पाइलोरिक। आप तीन ही मान सकते हैं। कई जगह बॉडी भी दिया हुआ है, तो मैंने बॉडी आपको बता दिया था, जाकि बाकी जो आपकी बुक में दिया है उसको आप मानिए। और आपको समझ में आया ढंग से पूरा? यस सर। चलिए ठीक है। के बाद एसपी का। सर। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। कोई दिक्कत? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है। आगे ये ब्राइट गेमर नाम से किसका है भाई? हाँ, कौन है? सचिन। अच्छा हाँ, सचिन। हाँ, कैसा तुम्हें सर ये सब? हाँ बोलिए। क्या है? फेरिंग्स इसको बोलते हैं, ये जो कंठ की तरह वाला जो पार्ट है ना, उसको, यानी जो बक्कल कैविटी है, हमारी मुख गुहा है, उसके बाद का हिस्सा है जो ईसोफेगस और फेरिंग्स। ईसोफेगस और जो बक्कल कैविटी है उसके बीच का जो पार्ट है वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स में क्या होता है, जो आपके मतलब ये श्वास नली और ये सब यहाँ पर जंक्शंस होते हैं। अब मुस्कान, सर समझ में समझ में आ गया? चलो ठीक है। आगे ये ज्योति है क्या? यस सर मैं ज्योति। हाँ ज्योति बेटा, समझ में आ गया ढंग से? चलो ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ठीक है। आगे ये मनीष डूडी। सर। आप कौन कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, अंकित। अंकित, तुम्हें समझ में आ गया ढंग से? ठीक है, इसके डायग्राम वगैरह बना लेना। हाँ ठीक है। आगे फिर मुस्कान। आ गया सर समझ में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा? हाँ सर। ठीक है। आगे फिर ये नीतीश लगा मेरे को, ये पंकज नागल नाम से जो जुड़ा हुआ है, नीतीश ही है क्या? हाँ सर है। अच्छा, साहिल। अच्छा हाँ। यस हाँ साहिल, तुम्हें समझ में आया ढंग से? सर आ गया। हाँ, इन सब के ना डायग्राम्स बना लेना। ये जितने डायग्राम मैंने बनवाए ना, ये सारे के सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं। ये डायग्राम्स बना लेना, और मेरे को ढंग से डायग्राम, खास तौर से ये वाला ढंग से बनाने का प्रयास करना। ये वाला ढंग से बना करके हर एक पार्ट का नाम लिख करके और मेरे को आप व्हाट्सएप करोगे। बाकी डायग्राम तो आप सभी बनाओगे ये वाले। ठीक है, सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं। सारे डायग्राम ढंग से बना करके मेरे को शाम तक व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, चलो ठीक है। आप एक एक करके लीव कर दीजिए मीटिंग को।